ठीक है। अच्छा, वहां पे अपन ने क्या चीज डिस्कस करी थी? मेन जो पॉइंट था, मेन अपन ने पॉइंट क्या डिस्कस किया था कि अगर किसी बॉडी पे कपल लग रहा है तो उस पर नेट फोर्स क्या था? जीरो। और वहां पे हमने क्या बोला था? वहां पे हमने बोला था कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है और उस केस में अगर हम टोटल टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट एनी पॉइंट, तो बताओ प्रॉपर्टी क्या निकल के आई थी? अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो उस केस में हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टोटल टॉर्क कैलकुलेट करते थे तो वो टॉर्क वहां पे सेम आया था कि नहीं आया था? तो वहां मैंने ये भी बोला था कि अगर मान लो किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम निकल के आ रहा है। अगर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि जितने पॉइंट्स होंगे हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमारा क्या निकल के आ जाएगा? जीरो निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हेडिंग डालो वहां पे इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे तो लिखो वहां पे इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो भी बॉडी का स्टेट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अच्छा, नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी पहले से कैसी है? रेस्ट में, तो ये बॉडी हमेशा कैसी रहेगी? रेस्ट में रहेगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं वो बॉडी पहले से ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। तो अगर कोई बॉडी पहले से ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में बॉडी कंटिन्यूअसली कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होगी? मूव करती रहेगी। अगर बोल रहा हूं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, और बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो बॉडी कंटिन्यूअसली कैसे मूव करती रहेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। अच्छा, अब जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो जो भी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरे को लिखो वहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो एक को हम बोल रहे हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये जो है ये है ट्रांसलेशनल, और ये जो है ये हमने लिखा है वहां पे रोटेशनल। अच्छा, अब ये बताओ तुम वहां पे अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है या तो ये बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगी या फिर ये बॉडी हमेशा कैसे मूव कर रही होगी? और बताओ दोनों ही केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा कि नहीं जीरो होगा? अगर बॉडी रेस्ट में है तब भी एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है उस केस में भी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। और लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा है? लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स रहता है उसको हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। देखो ये था कि नहीं था? अब बताओ अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो बताओ बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स भी क्या होगा? तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो, और बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब है कि बॉडी के ऊपर जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं
उनका समेशन वहां पे क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? अच्छा, अगर कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, अगर कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, तो वहां पे हम बात कर रहे होंगे किस इक्विलिब्रियम की, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम दो थे, एक था ट्रांसलेशनल, दूसरा क्या था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब मान लो कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, कभी भी रोटेट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी रेस्ट में है कि नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो बॉडी है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही हो। जैसे फैन है, फैन को जब हम रेगुलेटर से सेकंड की स्पीड पे डालते हैं तो फैन की ओमेगा क्या हो जाती है भाई, फैन का जब तुम रेगुलेटर को मूव कराओगे तो स्पीड बढ़ती है, और अगर हमने रेगुलेटर को 2 पे छोड़ दिया तो उसकी स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट। तो वो भी इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। तो जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो वहां पे दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो हो सकता है कि बॉडी रोटेट ही ना कर रही हो, या फिर बॉडी रोटेट कर रही हो लेकिन कैसे, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। अब बताओ दोनों ही केस में अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रही है तो उस केस में अल्फा 0 होगा कि नहीं 0 होगा। अल्फा का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा, तो अल्फा क्या हो गया, 0। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उस केस में भी अल्फा 0 होगा कि नहीं 0 होगा। अल्फा की बात हम कब करते हैं, अल्फा की हम लोग बात करते हैं जब ओमेगा या तो इंक्रीज करता है या फिर ओमेगा क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर ओमेगा में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो अल्फा क्या हो गया, 0। और लास्ट क्लास में ये चीज हमने डिस्कस करी थी कि जब भी हम टोटल एक्सटर्नल टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर निकल के आया था, आई इंटू अल्फा के बराबर था कि नहीं था। अब बताओ अल्फा अगर 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी पे लगने वाला जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, अल्फा 0। अल्फा अगर 0 होगा इसका मतलब है टोटल एक्सटर्नल टॉर्क भी वहां पे क्या होगा, 0। क्लियर। तो अभी जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेसिकली वो न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम बेस्ड होंगे। और इक्विलिब्रियम में भी अभी हम किसकी बात कर रहे होंगे, इक्विलिब्रियम में हम बात कर रहे होंगे रेस्ट के। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो बताओ वहां पे ये दोनों इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल होंगे कि नहीं एप्लीकेबल होंगे। बॉडी अगर रेस्ट में है तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। और बॉडी अगर रेस्ट में है इसका मतलब रोटेट नहीं कर रही है, रोटेट नहीं कर रही है इसका मतलब है कि नेट टॉर्क अगेन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब भी बॉडी तुम्हें रेस्ट में दिखाई देगी इसका मतलब है कि फिजिक्स की इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम वहां पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रब करूं मैं इतना, लिख लिया। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो वहां पे, जैसे अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये हो गई सीलिंग, यहां पे हमारे पास एक रॉड है, जो भी रॉड है रॉड का मास m है, रॉड की लेंथ कितनी है, l है। तो रॉड का मास m, लेंथ कितनी है l, और इस रॉड को हमने कनेक्ट किया है विद 2 स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग रॉड के एंड पे है, दूसरी स्ट्रिंग को हमने टाई किया है कितने डिस्टेंस पे, l/4 पे। अब बताओ इस तरह से अगर कोई रॉड हॉरिजॉन्टल है और उसको हमने 2 स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया तो बताओ ये रॉड अब मेरी कैसी रहेगी। अगर यहां पे स्ट्रिंग टूट नहीं रही है तो इसका मतलब है ये रॉड हमारी कैसी है, रेस्ट में। अच्छा, अब ये बॉडी अगर रेस्ट में है इसका मतलब है कि यहां पे हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं और यहां पे हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब लिखो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, तो लिखो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, फाइंड आउट द टेंशन, फाइंड आउट द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स।
फाइंड आउट द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। अब बताओ, जो दोनों स्ट्रिंग रहेगी, ये दोनों स्ट्रिंग यहां पे टाइट होगी कि नहीं टाइट होगी? इसमें अगर टेंशन T1 आएगा तो इसमें टेंशन यहां पे T2 आएगा कि नहीं आएगा? अब सबसे पहले तुम क्या करो, सबसे पहले तुम इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। बताओ, इस रॉड का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे क्या शो करोगे? T1। जहां पे स्ट्रिंग 2 कनेक्टेड है वहां पे टेंशन T2। और रॉड का जो भी वेट रहेगा वो कहां पे आएगा? वो आएगा उसके सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? L/2 पे। देखो यही डायग्राम है कि नहीं? वहां पे T1 होगा, T2 होगा, यहां पे क्या होगा? mg होगा वहां पे। अच्छा बताओ, ये बॉडी कैसी है? रेस्ट में। बताओ, ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? पहली प्रॉपर्टी होगी T1 प्लस T2 किसके बराबर? mg के बराबर। बताओ ये कहां से आ रहा है? ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां पे? अच्छा, अब बॉडी पे अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या है? हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या रहेगा? सेम। लेकिन बॉडी अगर रेस्ट में है तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। अब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है हम किसके अबाउट टॉर्क को कैलकुलेट करना चाहते हैं। मान लो हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, किसके अबाउट टॉर्क हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? इस पॉइंट के अबाउट। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क कैलकुलेट करने जाओगे तो T1 का टॉर्क क्या होगा? 0, क्योंकि T1 फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर रही है। और ये मैंने लिखवाया था, जिसके अबाउट टॉर्क देखोगे उसी के अबाउट रोटेशन को इमेजिन करना है। तो अब इमेजिन करो, इस एक्सिस के अबाउट mg रॉड को बताओ क्लॉकवाइज रोटेट कराए नहीं रोटेट कराएगा? इस एक्सिस के अबाउट T2 कैसा रोटेट कराएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ तुम इक्वेशन क्या लिखोगे वहां पे? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव था तो T2, ये डिस्टेंस L/4 है तो चेक करो ये डिस्टेंस 3L/4 है कि नहीं है वहां पे? तो यहां पे क्या लिखोगे? T2 इंटू 3L/4 क्लॉकवाइज का माइनस mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, नेट टॉर्क को वहां पे क्या कर दो? 0। अब नेट टॉर्क को अगर 0 करोगे तो यहां से T2 की वैल्यू निकल के आ रही है। L वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, 2 कैंसिल आउट होगा, और चेक करो T2 की वैल्यू 2mg/3 आ रही कि नहीं आ रही? T2 की वैल्यू। और बताओ T2 अगर 2mg/3 है, अगर T2 2mg/3 है तो T2 की वैल्यू पुट कर दो यहां पे। बताओ T2 की वैल्यू पुट करोगे तो T1 वहां पे कितना आ जाएगा? T1 वहां पे आ जाएगा mg/3। देखो चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतने। अच्छा, अब डायग्राम देख के बताओ कौन सा टेंशन ज्यादा निकल के आया? भाई इस डाटा को अगर देखोगे तो इस डाटा के अकॉर्डिंग T2 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? अच्छा, वेट किसके क्लोज था? वेट T2 स्ट्रिंग के क्लोज था या T1 स्ट्रिंग के क्लोज था? यहां कहीं वेट था कि नहीं था? तो ये चीज ध्यान रखना है, लोड जिस स्ट्रिंग के क्लोजर होगा उस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पे जो लोड है वो T2 के क्लोज है, तो T2 T1 को कंपेयर करोगे तो T2 में टेंशन हमेशा क्या होगा? ज्यादा निकल के आएगा। तो इस केस में दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगा, जिस साइड लोड क्लोज होगा उस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? ज्यादा निकल के आ रहा होगा। लिखा है ना? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं? अगेन एक रॉड ले रहे हैं, और ये जो रॉड है ना, इस रॉड का मास लो 10 kg, रॉड की लेंथ 1 मीटर, और इस रॉड को हम कनेक्ट कर रहे हैं विथ 2 स्ट्रिंग्स।
तो जो भी रॉड है, रॉड को हमने दो स्ट्रिंग से यहां पे क्या किया है, कनेक्ट किया है। अच्छा, फिर यहां पे हमने क्या किया है, फिर यहां पे हमने हुक के थ्रू एक लोड को लाके हैंग कर दिया है, और ये जो लोड हमने हैंग किया है ये 20 kg का है। अच्छा, ये लोड हमने कितने डिस्टेंस पे लाके हैंग किया है, तो ये हमने हैंग किया है एट अ डिस्टेंस 0.2 मीटर। अच्छा, रॉड प्लस लोड ये पूरा कैसा है, रॉड भी रेस्ट में है, लोड भी कैसा है, रेस्ट में है। फिर से अगेन कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स, फाइंड आउट टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। तो बताना है यहां पे दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना। एसी क्या स्विंग नहीं कर रहा है क्या, कर तो रहा है स्विंग। अच्छा, देख के बताओ किस स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा होगा। भाई अगर इसको तुमने स्ट्रिंग 1 बोली और इसको तुमने स्ट्रिंग, तो यहां पे टेंशन T2 लिखोगे, यहां पे टेंशन। बताओ जो भी लोड है वो लोड किसके क्लोज है, स्ट्रिंग 1 के क्लोज है कि नहीं है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो T1 ज्यादा आना चाहिए और T2 कम आना चाहिए। करो, कैसे कैलकुलेट करोगे। और यहां पे कुछ नहीं करना है, इक्विलिब्रियम यूज करना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम साथ में रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रॉड प्लस ब्लॉक को सिस्टम मान लो। यहां पे था ना, सिस्टम किसको मानना है, सिस्टम मानना है रॉड प्लस ब्लॉक को। अब बताओ, रॉड प्लस ब्लॉक को अगर तुम सिस्टम मानोगे तो इस सिस्टम पे तुम कौन कौन से फोर्स शो करोगे, यहां पे T1, इस एंड पे T2। रॉड का वेट कहां पे आएगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे। और यहां पे हुक के थ्रू हमने एक और लोड mg को लाके क्या किया है, हैंग किया। अच्छा, अब ये डिस्टेंस कितना दिया है, ये कितना होगा, पॉइंट। अब क्या करेंगे, सबसे पहली इक्वेशन क्या आएगी, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यूज करो। नेट फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स T1 प्लस T2, डाउनवर्ड फोर्स M प्लस M इंटू कितना, कितना हो गया टोटल, यानी 30 इंटू G।
जी की वैल्यू पुट कर देंगे 10 वहां पे। तो पहली इक्वेशन यही आ रही कि नहीं आ रही है, T1 प्लस T2 300 न्यूटन के बराबर है। फिर दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, इसका मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट देखोगे नेट टॉर्क 0। अब क्या करो, पॉइंट तुम कहीं पे भी ले सकते हो, पॉइंट यहां पे लो, किसका टॉर्क 0 हो गया, T1 का। अब इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कंसिडर करना है, mg कैसा रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज, ये भी कैसा रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज। लेकिन इस एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो T2 कैसा रोटेट करा रहा होगा। अब टॉर्क की इक्वेशन लिखो, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव, तो T2 इंटू एल, एल कितना दिया था, माइनस mg इंटू 0.2 माइनस कैपिटल mg इंटू 0.5, नेट टॉर्क वहां पे क्या हो गया, 0। अब सबकी वैल्यू पुट करो और चेक करके बताओ T2 कितना, कितना 90। चेक कर, T2 इतना कम आ रहा है क्या, कैपिटल mg, ये तो हो गया 50, आ रहा है ना 90। अब T2 अगर 90 है, T2 की वैल्यू पुट कर दो, तो T1 जो रहेगा वो आ जाएगा 210। और ये बोला था जिसके पास लोड क्लोज होगा उस स्ट्रिंग में टेंशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा वहां पर। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रब करूं, फिर देखो वहां पे, यहां पे शो कर रहे हैं ग्राउंड, ये हो गई वॉल, और इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, एक लैडर को लाके प्लेस किया। तो यहां पे हम शो कर रहे हैं एक लैडर, लैडर का जो मास है, लैडर का मास लिखो 20 kg। जो लैडर है, लैडर की लेंथ लिखो वहां पे 1 मीटर। अच्छा, इस लैडर के ऊपर यहां कहीं एक पर्सन खड़ा हुआ है, जो पर्सन है, पर्सन का मास स्मॉल m, और पर्सन का मास गिवन है वहां पे 60 kg। अच्छा, अब ये पर्सन कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, तो ये पर्सन यहां से 0.2 मीटर नीचे खड़ा हुआ है। लिखा इतना। क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि ये जो सरफेस है रफ है, तो जो वॉल है, वॉल और लैडर के बीच का सरफेस वहां पे रफ है। अब लिखो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द टोटल फोर्स, फाइंड आउट द टोटल फोर्स exerted by the ground, find out the total force exerted by the ground on the ladder, find out the total force exerted by the ground on the ladder। तो बताना है कि जो भी ग्राउंड है वो लैडर के ऊपर टोटल कितना फोर्स अप्लाई करेगा।
और अब यहां पे सिस्टम किसको मानना है? सिस्टम मानना है पर्सन प्लस लैडर को, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? रेस्ट में। ड्रॉ किया फ्री बॉडी डायग्राम तुम लोगों ने? बताओ, जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या शो किया? पहले तो यहां पे शो करी ग्राउंड की नॉर्मल, फिर यहां पे शो करोगे वॉल की नॉर्मल, फिर यहां पे आ जाएगा पर्सन का वेट, फिर यहां कहीं रॉड का वेट आएगा कि नहीं आएगा? कितने डिस्टेंस पे? 0.5 पे। अच्छा, यहां पे रॉड की टेंडेंसी कहां जाने की है? नीचे। तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? और ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, और फ्रिक्शन अगर स्टैटिक है तो कोई जरूरी नहीं कि लिमिटिंग होगा, था ही नहीं था? अब बताओ, यहां पे फ्रिक्शन है, N2 है, mg है, रॉड लैडर का वेट है और ग्राउंड की नॉर्मल है। अब बताओ, इस पोजीशन पे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कभी रह पाएगा क्या? भाई अगर तुम इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करोगे तो चेक करो, N1 प्लस F2 ये ऊपर की ओर फोर्स है कि नहीं है? N1 भी ऊपर की ओर लग रहा है, F2 भी ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर डाउनवर्ड फोर्स कितना है? तो y एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है वो तो बैलेंस आउट हुए कि नहीं हुए? अब बताओ N2 कहां लग रहा है? लेफ्ट की ओर। अब बताओ N2 को कौन बैलेंस करेगा? N2 को कौन बैलेंस करेगा? तो देखो, क्वेश्चन में ग्राउंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है क्या? नहीं। लेकिन अगर जितना फोर्स लेफ्ट की ओर है अगर उतना फोर्स राइट की ओर नहीं होगा, तब तो ये लैडर कहां चला जाएगा? तब तो लैडर इक्विलिब्रियम में रह पाएगा क्या? नहीं। तो इक्विलिब्रियम तभी हो पाएगा जबकि ये ग्राउंड भी कैसा होना चाहिए? रफ। तो क्वेश्चन में भले ही गिवन ना हो कि ग्राउंड रफ है कि नहीं है, लेकिन हमें फ्री बॉडी डायग्राम से पता चल रहा है कि ग्राउंड जब रफ होगा तभी ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रह पाएगा। अब मान लो फ्रिक्शन यहां पे कितना? F1। बताओ F1 किसको बैलेंस करेगा? तो यहां तुम बोलोगे जो F1 रहेगा वो बैलेंस कर रहा होगा N2 को। ये इक्वेशन 2 हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, बॉडी रेस्ट में तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या मिलेगा? सेम का मतलब 0। अब यहां पे हम कौन सा पॉइंट ले लें? मान लो पॉइंट यहां लें,
तो अब क्या होगा? बोलो, अगर पॉइंट अगर हमने यहां पे लिया तब इक्वेशन क्या बनेगी वहां पे? अबे इस पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे N1 और F1 का टॉर्क, ये mg कैसा रोटेट कराएगा? क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। फिर N2 और F2 कैसा रोटेट कराएंगे? F2 एंटी क्लॉकवाइज और N2 भी एंटी क्लॉकवाइज। लिखो जरा इक्वेशन। अब देखो अननोन ज्यादा हो गए क्या? इक्वेशन 3 बन रही है और अननोन क्या है? 4 हो रहे हैं ना? अरे किसी के आउट भी कर लो। अननोन कितने हैं? 4 है ना, N1 N2 F1 F2। तो 4 इक्वेशन चाहिए, 4 इक्वेशन बन नहीं सकती। तो इसमें क्या करो, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दो। क्वेश्चन में मान लो ऐसा कर दो, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में ऐसा बोल लिख लो वहां पे, ये जो सरफेस है ये स्मूथ मान लो, तभी जाके कैलकुलेशन हो पाएगा। तो क्वेश्चन है, मान लो कि ये चीज गिवन है कि जो वॉल है, वॉल हमारी कैसी है? स्मूथ है। अब बताओ, वॉल अगर स्मूथ कर दोगे तो बताओ N1 किसको बैलेंस कर देगा? फिर N1 जो रहेगा, बताओ फिर एक इक्वेशन तो हमें मिल गई। N1 किसको बैलेंस करेगा? N1 बैलेंस करेगा mg प्लस mg को। F1 किसको बैलेंस कर देगा? N2 को वहां पे। अब बताओ अननोन कितने हैं टोटल? N1 F1 और N2। तो जितने अननोन होंगे इक्वेशन भी उतनी आनी चाहिए। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से 2 इक्वेशन आएगी, और इस पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो N1 F1 का टॉर्क 0, mg क्लॉकवाइज N2 एंटी क्लॉकवाइज। अब केवल ये चेक करो डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस कितना था? 0.5। अच्छा, इसमें ये डिस्टेंस कितना था? 0. है। अब क्वेश्चन में साथ में तुम्हें क्या चीज मालूम होनी चाहिए? कि कितने एंगल पे ये लैडर रेस्ट कर रही है। तो मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो लैडर है वो 37 डिग्री के एंगल पे क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है। तो तब इक्वेशन क्या लिखोगे फिर वहां पे? क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लोगे तो माइनस कैपिटल mg। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखें? इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं तो ये mg की लाइन ऑफ एक्शन, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है? और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा वहां पे? अच्छा, फिर क्या हो जाएगा? माइनस mg। अब ये mg की लाइन ऑफ एक्शन है, इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो हो जाएगा 0.8 कॉस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसका है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क N2 का है, तो वो पॉजिटिव N2। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं है? ये तुम्हारी एक्सिस। बताओ एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है? और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L साइन थीटा। L साइन थीटा का मतलब हो गया 1 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। देखो चेक करो है कि नहीं है वहां पर। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो आएगा L साइन थीटा। अब 3 इक्वेशन है और 3 तुम्हारे अननोन है। अब सॉल्व कर लो, पहले चेक करके बताओ N2 कितना आ रहा है।
cos 37 कितना 4/5, sin 37 3/5। अभी कितना है N2 का कैलकुलेशन? 7 चेक करो, 773 न्यूटन, यही आ रहा है क्या? कितना पीछे है? कितना तेरा? 7 अबे सबकी वैल्यू तो मालूम है, कैपिटल एम मालूम है, स्मॉल एम मालूम है, और क्या करना है? कितना? 773। तो N2 अगर 773 है तो बताओ F1 भी मिल गया कि नहीं मिल गया? F1 तो N2 के बराबर था, तो ये हो गया 773। और N1 कितना था? N1 था कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, तो वो कितना था? बताओ यही है कि नहीं है? N1 N2 F1 की वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल फोर्स जो ग्राउंड ने अप्लाई किया है, तो ग्राउंड यहां पे फ्रिक्शन भी अप्लाई कर रहा है, ग्राउंड यहां पे नॉर्मल भी अप्लाई कर रहा है, तो जो टोटल फोर्स रहेगा वो इन दोनों का एडिशन होगा, तो वो हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस, बताओ यही टोटल फोर्स है कि नहीं है, जो ग्राउंड ने इस लैडर के ऊपर क्या किया है? अप्लाई किया। लिखा? अब देखो मॉड्यूल में क्वेश्चन है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम के, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन IIT में आ चुका है। देखो पेज नंबर एक्सरसाइज 1 में ही दिया है, पेज नंबर 35 खोले रहा, और इस तरह क्वेश्चन IIT में आ चुका है। पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है? अ लैडर शोन इन फिगर हैज नेग्लिजिबल मास एंड रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। तो बताओ इस तरह से यहां पे लैडर है कि नहीं? अच्छा, लैडर को किस सरफेस पे लाके प्लेस किया गया है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। बताओ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर लैडर को इस तरह से लाके प्लेस करोगे तो रह पाएगा क्या? क्या होगा? अबे दोनों एंड रहेंगे स्लाइड करके, क्या होंगे? ऐसे स्ट्रेट होंगे कि नहीं होंगे? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो दो लैडर की लेग्स हैं उनको हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लाके क्या किया है? प्लेस किया है। अच्छा, इनका कोई मास दिया है क्या? नहीं, है ना? लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लैडर की ये दोनों लेग स्लाइड ना करें, इसके लिए हमने इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया है?
इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे एक वायर से या स्ट्रिंग से। तो इस तरह से वहां पे हमने दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब बताओ, जैसे हम दोनों कनेक्ट करेंगे तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, और टेंशन के कारण ये अब और स्लाइड कर पाएगा क्या, नहीं। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, बताओ इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, इसके ऊपर यहां कहीं एक पर्सन बैठा हुआ है, और देखो पर्सन का वेट गिवन है कि नहीं गिवन है, जो भी पर्सन है पर्सन का वेट कितना दिया है, W है ना, अच्छा वेट ही दे दिया ना वहां पे। तो जो भी वेट है, वेट तो हो गया कितना, इन्हें मास दिया है 80 kg। तो जो भी फैट पर्सन है उसका मास दिया है 80 kg, और ये एंगल कितना दिया हुआ है पूरा, अच्छा ये 60, ये लेंथ तो L है कि नहीं है लैडर की, तो ये भी L। तो अगर ये आइसोस्लेस ट्रायंगल बनेगा तो ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, और ये दोनों एंगल अगर सेम हुए तो बताओ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की देखो हाइट गिवन है वहां पे, और ये जो हाइट है ये हाइट दी है 2 मीटर, और जहां पे क्रॉस वायर अटैच है चेक करो वहां पे भी हाइट दी है कि नहीं दी है, और ये हाइट दी है वहां पे 1 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लैडर शोन इन फिगर हैज अ नेग्लिजिबल मास एंड रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, द क्रॉस बार कनेक्टेड द टू लेग्स ऑफ द लैडर एट द मिडिल, द एंगल बिटवीन द टू लेग्स इज 60 डिग्री, द फैट पर्सन सिटिंग ऑन द लैडर हैज अ मास ऑफ 80 kg। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द कांस्टेंट फोर्सेस exerted by the floor on each leg and tension in the cross bar। तो बताओ क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो हमें कैलकुलेट करना है ग्राउंड कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, और यहां पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो यहां पे केवल किसकी बात कर रहा होगा, नॉर्मल की। और दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि जो क्रॉस जो वायर है उसमें टेंशन कितना डेवलप हुआ। अच्छा सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या शो करोगे, अगर पूरे को सिस्टम मानोगे तो यहां पे टेंशन T शो करोगे इस तरह से, देखो टेंशन का डायरेक्शन ऐसा होगा कि नहीं होगा, वेट कहां लग रहा होगा, मिडिल पे, और ये हो गया कितना M इंटू जी, मास दिया था वहां पे कितना 80 kg। और क्या शो करोगे वहां पे, ग्राउंड की नॉर्मल, अच्छा हम कैसे बोलें कि ये दोनों नॉर्मल सेम होगी या डिफरेंट होगी, हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये दोनों नॉर्मल सेम होगी या डिफरेंट होगी, तो देखो सबसे पहले क्या करो तुम, इस पूरे को सिस्टम मान लो जरा, यानी सिस्टम में क्या आ गया, लैडर आ गई, वायर आ गया, पर्सन आ गया, ये सब सिस्टम हो गया। अच्छा अब अगर तुम इस सिस्टम की स्टडी करोगे तो फोर्सेस कौन कौन से शो करेंगे, हम केवल शो करते हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स में यहां पे ग्राउंड की नॉर्मल N1, यहां पे ग्राउंड की नॉर्मल N2, टेंशन को हम शो नहीं करेंगे क्योंकि टेंशन अब कौन सा फोर्स बन गया, इंटरनल, तो एक्सटर्नल में पर्सन का वेट आएगा, ग्राउंड की दोनों नॉर्मल आएगी। अच्छा ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है कि नहीं, कहां देख रहा है तू उधर, डायरेक्ट, अब बताओ यहां पे अगर हम N1 N2 और mg की बात करें तो मैं बोल रहा हूं ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है कि नहीं है, और ये पूरा सिस्टम अगर रेस्ट में होगा, बोलो, अब ये पूरा सिस्टम अगर रेस्ट में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए,
अब पॉइंट तुम कहीं पे भी चूज कर सकते हो, तो मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट यहां पकड़ लिया। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट n1 कैसा रोटेट कराएगा, n2 कैसा रोटेट कराएगा। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट देखना है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, और n2 के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब बताओ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। तो अब इस पॉइंट के अबाउट अगर लिखोगे टॉर्क तो लिखोगे n1 इंटू एक्स क्लॉकवाइज प्लस n2 इंटू एक्स एंटी क्लॉकवाइज, नेट टॉर्क वहां पे क्या हो गया, 0। अब नेट टॉर्क अगर 0 होगा तो n1 किसके बराबर होगा, तो यहां पे n1 n2 के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो ये इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी वहां पे, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दोनों की नॉर्मल क्या होगी, सेम होगी। तो अब दोनों की नॉर्मल को यहां पे सेम कर दो। अच्छा, दोनों की नॉर्मल सेम हो गई, टेंशन तो इंटरनल हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी यहां पे n प्लस एन किसके बराबर, mg के बराबर। ध्यान रखना है जब पूरे को सिस्टम मानेंगे तो टेंशन इंटरनल फोर्स होगा, और लिखवाया था इंटरनल फोर्स के टॉर्क क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। भाई टेंशन, ये वाला टेंशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, ये टेंशन क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, दोनों के टॉर्क कैंसल आउट होंगे कि नहीं कैंसल आउट होंगे। अबे n1 n2 के बराबर, तो n प्लस एन mg के बराबर हो गया, तो 2n किसके बराबर, 800। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 400 न्यूटन। देखो आया कि नहीं आया नॉर्मल इतना। फिर अब सेकेंड केस में क्या कैलकुलेट करना, टेंशन। अब टेंशन कैसे मिलेगा, टेंशन मिलेगा जब हम केवल एक लैडर की स्टडी करें, केवल एक लैडर की। अब बताओ अगर हम केवल एक लैडर की स्टडी करेंगे तो उस पर यहां पे एक तो शो करोगे नॉर्मल n, यहां पे टेंशन, और क्या शो करोगे यहां पे, बोलो। अभी यहां पे ग्राउंड की नॉर्मल, यहां पे टेंशन, और भी कुछ होगा कि नहीं होगा, जहां पे दोनों लैडर के ज्वाइंट आएंगे वहां पर्सन बैठा है कि नहीं बैठा है, और पर्सन अगर बैठा होगा तो पर्सन यहां पे कुछ नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा नहीं अप्लाई कर रहा होगा। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख लेते हैं। मतलब किसका टॉर्क 0 हो जाएगा, पर्सन की जो नॉर्मल आएगी उसका टॉर्क तो यहां पे क्या हो गया, 0। अच्छा, अब इस एक्सिस के अबाउट बताओ टी कैसा रोटेट कराएगा, नॉर्मल कैसा रोटेट कराएगा, बस दोनों के टॉर्क को इक्वेट कर दो तो यहां से टी मिल जाएगा। लेकिन अब जब कैलकुलेशन करोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। बताओ टी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये एक्सिस है, ये टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन है, तो यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लिखोगे, t इंटू 1 माइनस n। अब बताओ नॉर्मल के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये होगा कि नहीं होगा, कितना है ये डिस्टेंस, अब l/2 ना, नहीं है l/2, तो यहां पे क्या लिखोगे, माइनस n इंटू l/2 इक्वल्स 0। अब l इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ है कि नहीं है, हमें हाइट मालूम है,
और अगर हाइट मालूम है तो हाइट को फॉर्मूला क्या था, √3L बाय, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती नहीं होती है, अगर साइड की लेंथ L है और H किसके बराबर दिया है, तो जो भी लेंथ रहेगी लेंथ हो जाएगी 4/√3। देखो चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी लेंथ L होगी L की वैल्यू हो जाएगी 4/√3। हुआ? कितनी आई वैल्यू? टी की वैल्यू कितनी? 800। चेक करो आंसर क्या दिया। टेंशन की वैल्यू चेक करो, नॉर्मल की वैल्यू चेक करो। सेम ऐसे ही क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आईटी में पूछा गया है और 2001 2002 के आसपास का क्वेश्चन है। नहीं दिखा तेरे को आंसर? क्या दिखा? हाँ तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं इसके आसपास है कि नहीं है? है ना? चलो अब नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो। नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो। यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे शो कर रहे हैं एक पुली, और जो पुली है पुली अपने इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। तो हमारे पास एक पुली है, पुली को हमने इस तरह से यहां पे क्या कर दिया है, हिंज कर दिया। अच्छा, अब जिस पुली की बात कर रहे हैं ना, पुली के ऊपर हम स्ट्रिंग को रैप कर रहे हैं। अब स्ट्रिंग को इस तरह रैप करते जाओ। अब जब स्ट्रिंग को हम इस तरह से रैप करेंगे तो एक एंड स्ट्रिंग का कहां चला जाएगा? वो तो अंदर ही चला जाएगा। इसके ऊपर कंटिन्यूअसली स्ट्रिंग को हम रैप करते जा रहे हैं, और जो दूसरा एंड होगा स्ट्रिंग का, वहां पे हमने एक ब्लॉक को लाके क्या कर दिया, हैंग कर दिया। है समझ में? पुली के ऊपर स्ट्रिंग को हमने रैप किया, और स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है फ्री एंड, उससे हमने यहां पे एक ब्लॉक को लाके क्या कर दिया, हैंग कर दिया। अच्छा, जिस पुली की हम बात कर रहे हैं, पुली का मास लेना है कैपिटल M, पुली का रेडियस R, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुली को ट्रीट करो एज अ डिस्क। अब बताओ यहां पे अगर हम ब्लॉक को छोड़ दें तो क्या होगा? यहां पे अगर हम ब्लॉक को छोड़ दें तो ये पुली रेस्ट में रह पाएगी क्या? हमारा एजम्पशन क्या होता है कि जो भी एक्सेल रहता है वो फ्रिक्शनलेस है। तो जैसे ही हम यहां पे ब्लॉक को छोड़ेंगे, बताओ ये ब्लॉक कहां जाना स्टार्ट करेगा? और बताओ जैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये पुली का क्या होगा? पुली रोटेट करेगी। कैसे रोटेट करेगी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये पुली इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, रोटेट करेगी। और इसका उल्टा क्या है? अगर मान लो हम फोर्सफुली पुली को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएं, फोर्सफुली, तो ये ब्लॉक का क्या होगा? ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा। अब मान लो यहां कहीं हमने एक पॉइंट ए मार्क किया, हमने पुली पे पॉइंट ए मार्क किया। अब बताओ कुछ टाइम बाद पुली का ये पॉइंट ए मूव करके यहां कहीं पहुंच गया होगा।
भाई पुली का ए पॉइंट यहां पे था, कुछ टाइम बाद पुली का पॉइंट ए यहां पहुंच गया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसने एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और इसने साथ में एंगल कवर किया थीटा। और ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है टी टाइम इंटरवल में। तो इनिशियली पुली का पॉइंट ए यहां पे था, टी टाइम बाद पुली का पॉइंट ए यहां कहीं पहुंच गया और उसने कितना एंगल टर्न कर लिया, थीटा। बताओ अब इक्वेशन हम क्या लिखेंगे वहां पे, इक्वेशन हम लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो एस की वैल्यू आर थीटा है कि नहीं वहां पे। अच्छा अब एस आर थीटा के बराबर है। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो किसके साथ, टाइम के साथ, तो बताओ एस का क्या होगा, ds बाई डी टी आर, थीटा का डी थीटा बाई डी टी। बताओ डिफरेंशिएट करने पे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा इस डायग्राम को देखो जरा, यहां पे जो पुली का पॉइंट ए था, कुछ टाइम बाद पुली का पॉइंट ए यहां पहुंच गया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं ट्रेवल किया। और बताओ जब ये यहां पे एस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो यहां पे भी स्ट्रिंग का पॉइंट कितना नीचे जाएगा, तो ये ब्लॉक भी कितना नीचे जाएगा। देखो चेक करो ऐसा होगा कि नहीं होगा। अगर पुली का पॉइंट ए एस आगे जाएगा तो ये ब्लॉक भी क्या होगा, एस आगे जा रहा होगा। अच्छा इसका उल्टा क्या होगा, अगर हम पुली को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न करा रहे हैं और ए पॉइंट इस तरह से पीछे जाता है एस, तो ये ब्लॉक का क्या होगा, ये ब्लॉक उतने से ही क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते कि थीटा क्या था, थीटा वहां पे पुली का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, और एस क्या है, एस ब्लॉक का वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। एस में जो चेंज आएगा टाइम के साथ, बताओ वो ब्लॉक की लीनियर वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, और थीटा में जो चेंज आएगा वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी टाइम पे अगर पुली की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और ब्लॉक की लीनियर वेलोसिटी क्या है, v है, तो रिलेशन क्या बनता है, रिलेशन बनता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, बनेगा। अच्छा अब इस इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट करो जरा, बताओ एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो v का dv बाय डी टी आर इंटू डी ओमेगा बाय डी टी। अब dv बाई डी टी क्या होगा, dv बाई डी टी हो जाएगा एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ, अल्फा क्या है, अल्फा है किसी टाइम पे पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन, और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा वहां पे ब्लॉक का लीनियर एक्सेलरेशन वहां पे। अब बताओ वहां पे रिलेशन क्या बन गया, रिलेशन बन गया ए इक्वल्स टू आर अल्फा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे v इक्वल्स टू आर ओमेगा और a इक्वल्स टू आर अल्फा रिजल्ट क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। ओमेगा अल्फा पुली का होगा और a और v किसका होगा, a और v ब्लॉक का होगा। अच्छा इसको अगर कैलकुलेट करना है तो अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बताओ यहां पे टेंशन T आएगा कि नहीं आएगा, ये ब्लॉक कहां जा रहा है, तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा, तो ब्लॉक के ऊपर T mg, तो ब्लॉक की इक्वेशन क्या लिखोगे, ब्लॉक की इक्वेशन लिखोगे mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए, लिखोगे इतना। अच्छा दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी अगर तुम पुली की स्टडी करो केवल। बताओ पुली की अगर स्टडी करोगे तो पुली क्यों रोटेट कर रही है, पुली रोटेट कर रही है क्योंकि यहां पे टेंशन है और टेंशन इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, टॉर्क क्रिएट कर रहा है। और कोई टॉर्क क्रिएट कर पाएगा क्या,
भाई अगर पुली एक्सल के कांटेक्ट में होगी तो एक्सल इसके ऊपर नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा, साथ में पुली का, लेकिन किसी का भी इस एक्सिस के ऊपर टॉर्क बनेगा क्या? टॉर्क केवल किसका बन रहा है? टेंशन का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर। तो इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे T इंटू आर इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, और लिखवाया था जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। ये हो गई इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन क्या एप्लीकेबल है? थर्ड इक्वेशन एप्लीकेबल है ए इक्वल्स टू आर अल्फा। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें ध्यान ना, 3 अननोन है, टी अल्फा ए, देखो है कि नहीं है, और 3 हमारे पास इक्वेशन है। तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू मिलेगी, अल्फा की वैल्यू मिलेगी और ए की वैल्यू मिलेगी। और चाहो तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ना दोनों का मास सेम कर दो। कैलकुलेशन कर लिया क्या? देख लो, अगर कैलकुलेशन अभी भी कर रहे हो तो दोनों के मास को वहां पे सेम कर दो। इस तरह का क्वेश्चन IIT जेई में पूछा गया है, रिसेंटली पूछा गया है जेई मेंस में। तो वहां पूछता है एक्सेलरेशन कितना है, तो मैंने बोला दोनों का मास सेम कर दो, जो मास पुली का वही मास ब्लॉक का, तो वो कैलकुलेशन तुम्हारा इजी हो जाएगा। बताओ, दोनों का मास अगर सेम कर रहे हो, कैपिटल एम भी स्मॉल एम के बराबर है, अल्फा की जगह ए बाय आर पुट करोगे तो टी की वैल्यू एम ए बाय 2 आएगी कि नहीं आएगी? और टी की वैल्यू अगर एम ए बाय 2 है, पुट करोगे तो एम जी किसके बराबर होगा? एम ए प्लस एम ए बाय 2। एम से एम कैंसल आउट होगा और जो भी ए एक्सेलरेशन होगा वो 2g/3 होगा। चेक करो, एक्सेलरेशन इतना आएगा कि नहीं आएगा? 2g/3। आ गया? अच्छा, अब ये बताओ एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन जो निकल के आया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं क्या? S इक्वल्स टू यू टी प्लस, तो ये रिलेशन हमें दे सकता है कि टी टाइम बाद ब्लॉक कितना नीचे आ चुका है। कई बार ऐसा ही पूछता है कि टी टाइम बाद एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो हम क्या करेंगे? ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल्स टू, तो टी टाइम बाद हमें लीनियर वेलोसिटी मिल गई, टी टाइम बाद लीनियर वेलोसिटी मिल गई, तो इस फॉर्मूले से हमें ओमेगा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा?
तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा ही पूछता है कि इतने टाइम बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। देखो क्वेश्चन करके देखो रहा, मॉड्यूल में दिया है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी में भी आया हुआ है, लेकिन उसका डाटा अलग है। अच्छा से पहले क्वेश्चन देखो जरा, पेज नंबर 20 पे, फिर उस पे आते हैं। पेज नंबर 20 पे आओ जरा। देखो पेज नंबर 20 में क्या बोल रहा है, फिगर शोज अ स्मॉल व्हील फिक्स्ड कोएक्सियली ऑन अ बिगर वन ऑफ डबल द रेडियस, द सिस्टम रोटेट्स अबाउट द कॉमन एक्सिस। तो इस तरह से एक व्हील दिया है कि नहीं दिया है, उसमें हमने किसी तरह से एक और व्हील को लाके क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। रेडियस कितना दिया है, अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस 2r है कि नहीं। अच्छा, दोनों जो बनी है व्हील, उसके ऊपर स्ट्रिंग को रैप किया कि नहीं रैप किया। बाहर वाली जो स्ट्रिंग है उससे हमने एक ब्लॉक को लाके कनेक्ट कर दिया है, वो हो गया B, और अंदर वाला जो रहेगा उस पर भी हमने स्ट्रिंग को लाके रैप किया है और उससे हमने एक और ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, वो है A। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्ट्रिंग सपोर्टिंग A एंड B, the string supporting A and B does not slip on the wheel if x and y be the distance traveled by A and B in the same time interval, then तो चार ऑप्शन दिए हैं, x इक्वल्स टू 2y, सेम टाइम इंटरवल में A कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x, और उतने ही टाइम इंटरवल में B कितना ट्रेवल कर रहा है। तो क्वेश्चन में x और y के बीच का रिलेशन बताना है। बताओ रिलेट अगर करना होगा तो कैसे रिलेट करेंगे। अभी यहां पे कहीं एक पॉइंट मार्क करोगे ना A, यहां पे एक लाइन पे 2 पॉइंट मार्क कर दो जरा। बताओ यहां पे एक पॉइंट मार्क करो, यहां पे एक पॉइंट मार्क करो। बताओ t टाइम के अंदर ये लाइन कुछ एंगल टर्न करेगी नहीं टर्न करेगी। तो ये पॉइंट मूव करके यहां पे आएगा, ये पॉइंट मूव करके यहां कहीं आएगा, देखो है कि नहीं है। तो ये पॉइंट यहां पे कितना चला, तभी तो ये ब्लॉक x से नीचे गया। ये जो पॉइंट रहा होगा पुली का, वो कितना चला होगा, तभी तो ये ब्लॉक कितना नीचे गया। अब रिलेशन क्या लिखोगे, ये एंगल, तो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और बाद में क्या लिखोगे, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। चेक करो सही लिखा है नहीं लिखा है वहां पे। अब दोनों के थीटा को वहां पे क्या कर दो, इक्वेट कर दो, या बेसिकली आर थीटा को इक्वेट कर दें। तो x की वैल्यू आर थीटा है कि नहीं है यहां से, और यहां से अगर देखोगे तो y/2, दोनों को इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू 2x के बराबर आएगी कि नहीं आएगी। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जहां पे क्या होता है, इस तरह की दो पुलिस को लाके क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। तो वहां पे हमें प्रॉपर्टी केवल यही यूज करनी कि थीटा जो रहेगा, थीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतना है समझ में। अच्छा वो क्वेश्चन देखो यार, पेज नंबर आओ, इससे पहले 35 था ना,
पेज नंबर 34 पे आओ जरा, और क्वेश्चन नंबर 18 देखो। ये क्वेश्चन अलग है लेकिन सेम ऐसे ही क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, और वो क्वेश्चन 94-98 के आसपास के ईयर का है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना दिया है? थीटा, है ना। फिर यहां पे इस तरह से एक पुली दी हुई है, और ये पुली अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। फिर पुली के ऊपर हमने स्ट्रिंग को लाके क्या किया है? रैप किया है। ऐसा है कि नहीं? और रैप करने के बाद यहां पे हमने एक ब्लॉक को लाके क्या किया है? अटैच किया। ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है? ब्लॉक का मास दिया है कैपिटल एम। अच्छा, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस गिवन है कि नहीं गिवन है? पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस कितना? आर। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है अ व्हील ऑफ रेडियस आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस is fixed at the top of an inclined plane of inclination theta as shown in figure. The string is wrapped around the wheel and its free end supports a block of mass capital M which can slide on the plane. Initially the wheel is rotating at a speed omega in a direction such that the block slides up the plane. How far will the block move before stopping? बताओ कहीं पे फ्रिक्शन की बात कर रहा है क्या? तो सरफेस कैसा होगा? अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, मान लो t = 0 पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे ये व्हील कैसा रोटेट कर रहा है? ओमेगा से रोटेट कर रहा है, नहीं रोटेट कर रहा है? अच्छा, तो ये अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा तो उस टाइम पे ये ब्लॉक कहां जा रहा होगा? अगर ब्लॉक की वेलोसिटी उस टाइम पे v है तो सबसे पहला रिलेशन हम क्या लिखेंगे? v = बताओ, ऐसा लिखो या नहीं लिखोगे? अच्छा, क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है हाउ फार विल द ब्लॉक मूव बिफोर स्टॉपिंग। तो अभी ब्लॉक के पास वेलोसिटी कहां है? ऊपर, जिसके कारण ब्लॉक ऊपर जा रहा है। लेकिन बताओ ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है? भाई एक्सेलरेट करेगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है? इसका मतलब कि ये ब्लॉक क्या करना चाहिए? रिटार्ड करना चाहिए। अच्छा, v क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो ओमेगा भी क्या होगा? v अगर कम होगा तो ओमेगा भी क्या होगा? कम होगा। और ओमेगा क्यों कम होगा? क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग के कारण टेंशन T आएगा कि नहीं आएगा? अब केवल तुम लोग केवल पुली को देखो यार, बताओ पुली को अगर तुम देखोगे तो पुली के ऊपर कोई टॉर्क क्रिएट कर रहा है क्या? कौन टॉर्क क्रिएट कर रहा है? टेंशन। बताओ टेंशन इस एक्सिस के अबाउट कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? टॉर्क अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा? जो डायरेक्शन टॉर्क का वही डायरेक्शन अल्फा का। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है? अब बताओ, ओमेगा क्लॉकवाइज है लेकिन टॉर्क उसके, तो क्या लिखवाया था पहली या दूसरी क्लास में कि टॉर्क अगर उल्टा होगा ओमेगा के तो वो ओमेगा को बढ़ाएगा या घटाएगा? और ओमेगा अगर कम होगा तो v वहां पे क्या होगा? और v अगर कम होगा तो ये ब्लॉक कुछ टाइम बाद ऊपर जाके क्या होगा? रुकेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ब्लॉक रेस्ट में आने के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब इक्वेशन हम क्या लिखें? सबसे पहले तुम पुली की इक्वेशन लिख दो जरा। भाई पुली पे टॉर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
तो क्या लिखोगे टॉर्क की इक्वेशन, T इंटू आर इक्वल्स टू, चेक करो ये पहली इक्वेशन सही लिखी नहीं लिखी है, T इंटू आर किसके बराबर, I इंटू अल्फा के बराबर। फिर अगर T इंटू आर आई इंटू अल्फा के बराबर है तो अब अगली इक्वेशन क्या बनेगी, अगली इक्वेशन बनेगी जब हम किसकी स्टडी कर रहे होंगे, ब्लॉक की। बताओ ब्लॉक की स्टडी करोगे तो यहां पे शो करोगे टेंशन T, यहां पे नॉर्मल N, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg साइन थीटा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg कॉस थीटा। चलो बोलो ब्लॉक की इक्वेशन क्या लिखूं मैं, बोलो ब्लॉक की इक्वेशन अब मैं क्या लिखूं, mg साइन थीटा माइनस टी या t माइनस mg साइन थीटा। भाई ब्लॉक एक्सलरेट कर रहा है रिटार्ड कर रहा है, ब्लॉक अगर रिटार्ड कर रहा है तो ब्लॉक की वेलोसिटी अगर ऊपर की ओर है तो नेट फोर्स कहां बनना चाहिए, और नेट फोर्स अगर नीचे बन रहा है इसका मतलब है कि mg साइन थीटा क्या होगा, बढ़ा रहा होगा। तो यहां पे इक्वेशन यही लिखोगे mg साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू, और हमें मालूम है किसी टाइम पे अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ब्लॉक का लीनियर एक्सेलरेशन ए है, तो नेक्स्ट जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ए इक्वल्स टू आर अल्फा। बताओ यही तीन इक्वेशन है कि नहीं, यहां पे बस केवल ध्यान क्या रखना है कि ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है। तो यहां पे जो ए रहेगा ना वो नीचे की ओर रहेगा क्योंकि mg साइन थीटा बड़ा होगा, तभी नेट फोर्स नीचे की ओर आ रहा होगा। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व कर दोगे तो बताओ तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। अब एक बार अगर हमें ए मिल गया तो बताओ ए कांस्टेंट है कि नहीं है। अब ए अगर कांस्टेंट है तो कौन सी इक्वेशन यूज करें, हम इक्वेशन यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2a। बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, v इक्वल्स टू, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई आर ओमेगा का स्क्वायर। अब v ऊपर की ओर है, a नीचे की ओर है, तो साइन क्या लेंगे, तो -2ax रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो जो भी x रहेगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2a। अब तुम्हें करना क्या है, a की वैल्यू वहां पे क्या करना है, पुट कर देना।
अभी कर लोगे ना सॉल्व अब तो? ठीक है ना? तो अगले टर्न पे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे।